टैरिफ पर हर दिन नई धमकी देना तो जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की आदत सी हो गई है। जब से राष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला है, ट्रंप टैरिफ के नाम पर तमाशा कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप को करारा जवाब मिलने लगा है। पहले भारत ने ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने से इनकार किया और अब ब्राजील ने ट्रंप की बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए ये कह दिया कि वो ट्रंप की बजाय पीएम मोदी से बात करेंगे। क्या ये उभरते हुए नए साउथ ग्लोबल का संकेत है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चलिए स्वदेश विशेष की शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं विष्णु मोहन और आगे हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। तो भारत का साथ, ट्रंप को करारा जवाब, यही आज हमारी स्वदेश विशेष की खास पेशकश है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के टैरिफ प्रेशर पर डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ जवाब दिया है। लूला ने कहा कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करना ज्यादा बेहतर मानते हैं। दरअसल अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे लेकर ब्राजील WTO जाने का विकल्प भी देख रहा है। इस बयान से न सिर्फ अमेरिका की दबाव नीति पर सवाल उठे हैं, बल्कि भारत की ग्लोबल साख और मोदी के लीडरशिप की अहमियत भी सामने आ गई है। ट्रंप की अनिश्चित विदेश नीति की तुलना में पीएम मोदी को लूला ने एक जिम्मेदार नेता माना है। दक्षिणी देशों का आपसी सहयोग बढ़ रहा है और भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है। लूला का यह बयान एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करता है, जहां अमेरिका की मोनोपोली को चुनौती मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे स्वदेश विशेष में। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं पथिकृत पायने हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही सुरेश गोयल साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और अनुराग वर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत सुरेश जी आपके साथ मैं करना चाहूँगा। सर, ब्राजील के लीडरशिप की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं, क्या लग रहा है? मोदी जी का नाम लेना, चीन के राष्ट्रपति का नाम लेना, क्या ये आगे की रणनीतिक संबंधों का संकेत मिल रहा है? कुछ बड़े बदलाव, क्या रीसेट होने वाला है ग्लोबल ट्रेड में? देखिए, आपने एक सवाल में काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं। मैं खाली इतना कहूंगा कि पहली बात तो यह है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है, ट्रंप की पॉलिसीज ने जितना डिसरप्शन किया है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, उस ग्लोबल ऑर्डर का के डिसरप्शन के बाद में नए नए ऑप्शन तलाश कर रहे हैं काफी सारे देश, खासतौर पर वो देश जो ग्लोबल साउथ से आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे ब्राजील, इंडिया, चाइना, और ऐसी इकोनॉमीज हैं और ऐसे देश हैं कि जिनके बिना आप एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, खाली ट्रंप के अलावा। ट्रंप के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मीन्स ओनली अमेरिका, लेकिन जो बाकी सारे देश हैं वो जानते हैं कि खाली अमेरिका से काम चलने वाला नहीं है, बाकी देशों को सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि ट्रंप की पॉलिसी से जो बाकी देशों का जो एक उनका अपना रवैया है, अपना कोऑपरेशन कहूं या इंटरैक्शन कहूं, उनके जो लिंकेजेस हैं वो पहले से काफी ज्यादा कॉन्क्रिटाइज हो रहे हैं और सॉलिडिफाई हो रहे हैं। तो ये एक नया एंगल सामने आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि लूला ने जो नाम लिया चाइना का, इंडिया का, बेसिकली ब्रिक्स का, क्योंकि वो देख रहा है कि ग्लोबल साउथ में अगर मेजर ग्रुप अगर देखा जाए तो ये ब्रिक्स का है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, which control more than 70% of the global economy। तो अगर वो साथ में होते हैं, और उनका कहने का मतलब यही है कि भैया अगर आपको ऐसी बातें करनी है, आप जाइए, हम मिल करके अपना काम करेंगे। तो ये एक नया एंगल सामने आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप ने जो सोचा था कि एक टैरिफ वाला रवैया इख्तियार करके वो एक अमेरिका को फिर दोबारा फ्रंट पोजीशन पे ले आएगा, मामला उससे उल्टा होता जा रहा है। बाकी कंट्रीज ने अमेरिका को एक तरह से
डिस्कार्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने उसको एक जो डाउट है, सस्पिशन है कि उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर साथ नहीं रहेगा तो ठीक है, अलग रहे, हम अपना काम देखेंगे। वो एक ये वाला रुख सामने आना शुरू हो गया है। कितना चलेगा, कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, ये भी आगे की बात है, उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। जी। हाँ, ये तो ख़ैर ये लॉन्ग टर्म ये है, पॉलिसी है, आगे क्या-क्या बदलाव होंगे और उसका किस कंट्री पे, किस हिस्से पे क्या कुछ असर होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक सवाल आपसे मेरा होगा पथिकृत साहब, क्या ब्राज़ील अब भारत को अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा स्थिर और क्रेडिबल पार्टनर मान रहा है? और साथ ही ग्लोबल साउथ में भारत की जो भूमिका है, जो भारत का जो रोल है, वो कितना मजबूत है? और ये ब्राजील से जो भरोसा मिल रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? आगे क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? आप इसे कैसे सेंस कर रहे हैं सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अमेरिका के साथ आज भी इंडिया का रिश्ता अच्छा है और बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज में अगर आप देखें ट्रेड में बहुत सारे इश्यूज में कोलैबोरेशन है, सप्लाई चेन है। ये कोई भी अमेरिकन कंपनीज के लिए चाहे जितना भी ट्रम्प बोल ले कि टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई क्रिटिकल सप्लाई चेन एक दिन में आप बदल के किसी और देश में आप ले जाओगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वो रिश्ता बेहतरीन है और मुझे उम्मीद है कि वो वैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो एक परसेप्शन ट्रम्प का है या किसी कुछ लोगों का अमेरिका में है कि अमेरिका के सिवा किसी के साथ कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टैरिफ का थ्रेट मारेगा तो सब अपने-अपने सब कुछ भूल-भाल के सब कुछ अमेरिका के चरण पे रख देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया का जितना एक्सपोर्ट है अमेरिका में 80 से 90 बिलियन डॉलर का है, तो अगर आप जीडीपी की परसेंटेज में देखेंगे वो तो करीब-करीब 2% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी आता है। तो ₹100 में से अगर किसी से आप ₹2 ले लोगे, तो वो थोड़ा अपसेट तो हो जाएगा, तो चाहे वो ₹2 भी हो। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम एक इंडिया का इकोनॉमी पूरा हिल जाएगा और इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका रातों-रात रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे 40% अमेरिका के जितने जेनेरिक ड्रग्स है, वो इंडिया से जाता है। तो टैरिफ लगाने से क्या होता है कि उन्हीं के देश में वो सारे चीज महंगे हो जाते हैं। तो ये आज सबको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज है ब्राजील के साथ जो बेसिकली ये सही है कि ब्राजील को टारगेट जैसे किया जा रहा है, इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, ये ब्रिक्स को टारगेट किया जा रहा है। ब्रिक्स को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि ब्रिक्स या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है, इनके मांगे क्या है? मांगे ये है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर दूसरी जो संस्था है, ये वेस्ट के कहने पे चलते हैं, वो उनके अपने कोई ऐसा स्टैंड नहीं होता जो सबके हित में हो। दूसरी चीज है, ये जितने सारे चीज अमेरिका या पश्चिमी देश करते हैं, खास करके अमेरिका की जब मर्जी डॉलर के पे सैंक्शन लगा दिया तो मतलब आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ट्रेड के लिए। उसके ऊपर स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, मतलब सैंक्शन से आप सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, मतलब आप इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं कर पाओगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो फ्रीज कर देगा। इससे बहुत सारे देश बहुत नाराज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा ट्रेड वेस्ट से खत्म हो जाएगा। तो हम ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि अगर आप मानिए जिस तरह से रशिया के ऊपर उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दिया, तो कल अगर हमारे भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन का कोई फ्रीज कर दे, तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा? तो इसीलिए ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी की बात ब्रिक्स के देश कर रहे हैं। हमारे साथ रशिया का ट्रेड लोकल करेंसीज में होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ब्रिक्स खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है, जो अमेरिका एक वर्चस्व बना के रखे पूरे दुनिया भर में, जो ये कहता है मेरे खिलाफ जाओगे तो बहुत मुश्किल में डाल दूंगा तुमको, इस चीज से लोग बाहर आना चाहता है। ये अमेरिका को रियलाइज करना जरूरी है। अमेरिका के लिए ये रियलाइज करना जरूरी है कि इस तरह से नहीं होगा। आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। हो सकता है कल ब्रिक्स के साथ अमेरिका का भी रिश्ता बेहतर हो। ये कोई ब्रिक्स में बोल नहीं रहा है कि हम एंटी वेस्टर्न है। ये इसी सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि हम नॉन वेस्टर्न है। हर चीज में वेस्ट को इन्वॉल्व करो। अगर वेस्ट नाराज हो जाए तो हमारी कोई भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम आएगा, जहां शायद कल अमेरिका को भी एहसास होगा। और मुझे लगता है कि आज अमेरिका में भी बहुत लोगों को लग रहा है कि जो टैरिफ को लेकर ट्रम्प कर रहा है वो सही बात नहीं है। जैसे ये जो तेल वाला मामला रशिया के साथ, ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे वजह से लोग मर रहे हैं यूक्रेन में। ये
जिस बड़े पैमाने में यूरोप उससे सामान खरीदते हैं रशिया से, जिस बड़े पैमाने में रशिया से अमेरिका भी आज यूरेनियम, पैलेडियम और बहुत कुछ लेते हैं जो उनके ईवी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में लगता है। तो इससे तो ये हिपोक्रेसी जाहिर हो जाता है। आज हम रशिया से तेल इसी वजह से ले रहे हैं कि आपने बाकी सबके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं, हम ले किस? और मिडल ईस्ट में जो ऑयल तेल सप्लाई करने वाले उनको आपने मजबूर किया कि सारे डाइवर्ट करो यूरोप में, सारे तेल डाइवर्ट करो अमेरिका में। तो आपके कंडीशन के मुताबिक ही इंडिया ने तेल लिया था, ताकि रशिया से तेल लिया था ताकि तेल की जो कीमत है उसमें स्टेबिलिटी आए। आज बोला जा रहा है तुम तेल क्यों ले रहे हो? तो हर चीज में मुझे लगता है कि अमेरिका नाराज इसीलिए है कि हम अपना डेयरी पोल्ट्री इंडस्ट्री खोल नहीं रहे। हम नहीं खोलेंगे, हम 10 करोड़ 12 करोड़ किसान उसमें इन्वॉल्व है, हम खोल देंगे और सब्सिडाइज देने वाले अमेरिकन इंडस्ट्री यहाँ आ जाएगा जो सब्सिडी में चलता है वहां पे, और हमारे किसान फिर क्या करेंगे? तो ये जो बंदूक रख के किसी के सर पे फिर आप ट्रेड डील करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, नहीं तो लड़ाई करवा दोगे, इससे मुझे नहीं लगता कि लोग देश आज मान रहा है। ब्राजील का ये जो रिश्ता इंडिया के साथ मुझे लगता है जरूर कहीं कहीं जगह पे बेहतर होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। डिफेंस में कोऑपरेशन की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ब्राजील तो ये बोल रहा है कि उनके जो एम्ब्रेयर कंपनी है कि वो इंडिया में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा, और वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट इंडिया में वो बोलता है कि आप लोकली असेंबल करो। तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका को कोई दरकिनार कर रहा है। अमेरिका को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है कि जितना रिस्पेक्ट दूसरे देश अमेरिका को करता है, उतना रिस्पेक्ट, उतना अहमियत अमेरिका को भी दूसरे देश को देना पड़ेगा। नहीं तो इसका नतीजा जो है, ब्रिक्स धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। लोग चाहते हैं, लोग पार्टनर ढूंढते हैं, लोग नहीं चाहते कि मेरा कोई नया सा कोई मास्टर हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह का डोमिनेंस है अमेरिका का, इतना आसान नहीं कि अचानक से कोई इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को दरकिनार कर दे। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल तो ये है कि क्या ब्रिक्स अब धीरे धीरे एक राजनीतिक गठबंधन बनता जा रहा है? क्या लग रहा है, आर्थिक की बजाय अब राजनीतिक मंच बनकर ये ज्यादा उभरेगा, और डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है खत्म करने की कोशिश के जो हो रही है, इसमें क्या कामयाबी मिल पाएगी क्या? देखिए, जो ब्रिक्स का जिस तरह से जो है जो कॉन्सेप्ट आया और जिस तरह से चीजें आई, एक कहीं ना कहीं जब भी कभी भी व्यापार के क्षेत्र में जब एक जगह आपके जो है एक मोनोपोली हो जाती है, तो एक कुछ फोर्सेस ऐसी आती हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी जो है बात करने की कोशिश करूंगा। इसमें यह सबसे बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, एक चीज बहुत विचित्र यहाँ पे देखने को मिली कि जैसे एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को जिस तरह से गंभीरता से और जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। उनका जो व्यवहार रहा वो बहुत ही जैसे कल अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बात करी और एकदम से सवाल को ही टाल दिया, उस तरह से पूरी तरह से उनका जो व्यवहार रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा है पिछले जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। जबकि उम्मीद ये की जाती है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो एक विश्व की एक बड़े देश का राष्ट्रपति है, बहुत शक्तिशाली आदमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, शांति को, विश्व शांति को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने उसमें कहीं ना कहीं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की छवि को थोड़ा सा उस पर धक्का लगा। आप चाहे उसमें एलोन मस्क से बात करें कि जब वो चुनाव के पहले वो किस तरह से था, चुनाव के बाद किस तरह से उनसे संबंध खराब हुए, तो ये एक बहुत बड़े राजनेता के व्यक्तित्व पे अगर बात करी जाए तो वो उसके साथ वो सिंक नहीं करता, उसके साथ मैच नहीं करता है। और अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में एक चीज बहुत आवश्यक होती है कि आप अल्टीमेटली आंसरेबल अपने वोटर के लिए हो। अगर वोटर को ये लगने लगा कि हमने जिसको वहां चुन के बैठाया है, चुन के हमने जिसको नेता बनाया है, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते, गंभीर होते हैं। देखिए, और दूसरे जिस तरह से ये टैरिफ की बात लगातार किए जा रहे हैं कि मतलब उसको टैरिफ को एक तरह से वो एक हंटर की तरह जो यूज कर रहे हैं, इसमें जो अभी पत्रकार जी ने जो बड़े बहुत ही गंभीरता से उस चीज को समझाया कि ऐसा नहीं है कि आपने टैरिफ इम्पोज किया है तो अब इसके बाद क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी या ब्राजील की इकोनॉमी वो
क्रैश हो जाएगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो जो इसका इम्पैक्ट जब तक दिखाई देने का अमेरिका विजुअलाइज कर रहा है, तब तक ये देश स्वयं सक्षम है अपने आप को किसी न दूसरी तरीके से स्टेबल कर लेने में। इसका जो इम्पैक्ट होना है उनकी जी। लोकल मार्केट में इसका इम्पैक्ट होना है, ना कि हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा इमीडिएट ऐसा असर पड़ने वाला है कि आप जो है उससे जी। कोई हाहाकार मचने वाली है। ओके, बिल्कुल मैं सही मुझे बात 2 है। मिनट में और लूँगा आपसे, मैं 2 मिनट और लूँगा। जी। एक चीज़ मुझे जो बड़ी राजनैतिक तौर पे बड़ी ज़रूरी बताने को जी। महसूस हो रहा है जी, जी। कि मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ न कुछ अपने नोबेल पीस प्राइज़ को लेके वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं और उम्मीद में हैं। तो उनको ये लग रहा है कि वो कुछ ऐसा विश्व को कुछ ऐसा संदेश दें, अगर तुम शांति से नहीं मानोगे तो हम तुमको धमका के दें, जिससे वो एक महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर के किंग के उसकी कैटेगरी में जाके वो कहीं न कहीं खड़े हो जाएँ। तो इस वजह से भी इस चीज़ में उनका जो व्यवहार है, वो बहुत समझदारी वाला नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है और इससे एक पोलराइजेशन कह सकते हैं ग्लोबली हो रहा है। तो कई सारे कंट्रीज और दुनिया की जो मेजर इकोनॉमी है, जो पावर है, जिस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं और ब्रिक्स मेंबर्स वो पावरफुल जिस तरह से बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका आने वाले समय पे वहाँ की इकोनॉमी पे असर होगा। ऑलरेडी जिस तरह के डेट लेवल है, महंगाई की चिंता है, रिसेशनरी चिंता है, ये तमाम चिंताओं के बीच में अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो इसका रिपल इफेक्ट आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी पर होगा। चलिए वक्त है ब्रेक का, हमारे तीनों मेहमान बने रहेंगे, आपसे और भी कई सारे सवाल होंगे। क्या भारत ब्राजील की दोस्ती अमेरिका की नई चिंता है? क्या चीन का अगर साथ मिला तो क्या कुछ हो सकता है? तमाम ही बदले जो जिस तरह के माहौल बदले इसमें क्या कुछ हो सकता है, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। का साथ भी मिल रहा है, ब्राजील सामने से खुलकर बोल रहा है, तो एक जो पावर का जो पोलराइजेशन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ बड़े बदलाव इस फ्रंट पर देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल है यही सवाल किसी दूसरे फॉर्म में जब पहले बात हो रही थी, मैंने कहा था और मेरे ख्याल है उसको जरा हमको उसके बारे में ठीक से विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अभी एक जो कहना चाहिए कि अ, दुनिया के सारे ज़्यादातर देशों में, चाहे हम रशिया, इंडिया और चाइना की बात भी अगर करें हम, तो उसमें अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि उनका एक ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जहाँ पर कॉमनैलिटीज़ हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, डिफरेंसेस भी हैं, कॉम्पिटिशन भी है और उस कॉम्पिटिशन के चलते हुए वो एक ब्लॉक बन जाए और सक्सेसफुल ब्लॉक बन जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज़ कोऑपरेट करती हैं, आगे अपने एक अपने को साथ में लेके चलती हैं, तो और अमेरिका को टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त लगेगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने रशिया, इंडिया, चाइना का जो बात की कि ये जो प्रपोज़ल है, मेरे को याद है 1998 से चला आ रहा है। उस टाइम पर प्रिमाकॉफ प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के, उनका प्रपोज़ल रहा है ये। अ, हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि रशिया, इंडिया, चाइना की ग्रुपिंग में, जहाँ पर एक चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जहाँ पर रशिया चाइना के ऊपर एक तरह से काफ़ी हद तक डिपेंड करता है स्ट्रैटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो उस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भारत का जो एक तिकोना है, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या रहेगा ये? इसके बारे में सोचने की काफ़ी आवश्यकता है। तो हम एक ट्रायंगुलर जी, कोऑपरेशन की जी। बात नहीं करेंगे, जी, जी। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज़ हुँ, हुँ। ब्लॉक बनाने की बजाय हुँ, हुँ। अगर अमेरिका को ये मैसेज जाए कि यू आर नॉट द ओनली वन, हुँ, हुँ। हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे। और हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, सॉरी, एक खाली लाइन, ओके। अभी डॉलर के बारे में बात कर रहे थे। हुँ, हुँ। डॉलर के बारे में ब्रिक्स में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि डी डॉलराइजेशन हो या डॉलर को खत्म किया जाए। उम्मीद भी नहीं है आएगा, क्योंकि हर एक की अपनी जी, करेंसी जी। और बायलैटरल जी। जी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉलर 75% जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट में वो डॉलर टर्म में ही होती, तो इतना आसान भी नहीं है और कोई इकोनॉमी चाहेगा नहीं कि इतनी आसानी से डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करे। और ब्रिक्स मेंबर जो एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पथिकृत पायने साहब, वक्त की कमी है, आपके पास 1 मिनट है पूरा। सर क्या लग रहा है भारत की जो डिपेंडेंसी है यूएस में एक्सपोर्ट को लेकर देखें तो FY24 में करीब FY24-25 में ये 18% के आसपास की थी। तो इतने बड़े मार्केट के लिए हमारे पास क्या विकल्प तैयार है और कितना वक्त लग सकता है अगर उस विकल्प के पर अगर हम विचार करें तो? कि हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट है करीब करीब $800 बिलियन की है, और हमारे जो ये वाला है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं $90 बिलियन का है। दो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका अचानक रातों रात सारे हमारे एक्सपोर्ट्स को बंद कर देंगे, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, और वो खुश हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके बहुत डिपेंडेंसी हमारे ऊपर भी है। दूसरी चीज है, मोदी जी ने ये हमेशा, अभी फिलहाल भी उन्होंने कहा स्वदेशी प्रोडक्ट्स के बारे में, या जो इंडिया बना रहे उसके ऊपर उन्होंने फोकस करने के लिए बोला है। मुझे लगता है अल्टीमेटली इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे जो इकोनॉमी है उसका कम से कम 75% इकोनॉमी इंटरनल इकोनॉमी होना चाहिए। उसके लिए और भी रिफॉर्म की जरूरत है। हमारा जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो अमेरिका हो कहीं और देश हो, ये 20 to 25% से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो जाता है तो अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाएंगे तब जाके आपका प्रॉब्लम होगा कि वो कुछ भी बोलेंगे आपको मानना पड़ता है। तो आज हमें ये करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमेरिका की जगह किसी और देश को ढूंढे। अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो होता रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, ट्रंप उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि और अपने इंटरनल इकोनॉमी को रिफॉर्म कीजिए। एक खेती में किसान फार्म लॉस जो आया था वो बेहतरीन था, प्रोटेस्ट करके कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट की वजह से बंद करवा दिया। जितना इकोनॉमी अंदर एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म होगा उतना इंटरनल इकोनॉमी बढ़ेगा। आप अंदरूनी इकोनॉमी को और हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कंपनी जहां इन्वेस्ट करना चाहता है। जी बिल्कुल सही बात है। इंटरनल इकोनॉमी को बढ़ाएंगे तभी आपको फायदा होगा, और बाजार में आपको विकल्प तो ढूंढने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जो जिस तरह की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर भी है तो वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट नहीं बंद होगा। लेकिन मार्केट अगर आपको मिले, ग्लोबल मार्केट में और भी बाजार मिले और भी देशों के साथ अगर पार्टनरशिप बढ़ पाए तो ये अच्छी बात है। सर अब अनुराग सर, अब आपसे सवाल होगा, एक पॉलिटिकल सवाल होगा। लूला डा सिल्वा के जो बयान थे ट्रंप को लेकर, क्या लग रहा है इसके पीछे ब्राजील के आंतरिक मामलों में ट्रंप की जो दखल है उसकी वजह से वो खींच थी जो इस तरह के बयान उन्होंने दिया है? और इस तनाव का फ्यूचर में अमेरिका ब्राजील के संबंधों पर क्या कुछ असर हो सकता है क्या? देखिए, एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी से और गंभीरता से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी का जिस तरह से व्यवहार रहा है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर और दुनिया भर के उन्होंने मतलब जिस तरह से अपने आप को पोजीशनिंग करी है, वो एक गंभीर राष्ट्रपति से ज्यादा एक हंसी के पात्र ज्यादा बन गए हैं। तो जो भी उन्होंने जिस तरह के बयानबाजियां वो कर रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए आदमी को थोड़ा सा उसके पद की गरिमा के साथ नहीं जाता है। उन्होंने जिस तरह से ब्राजील के इंटरनल मामले में अपना बयान दिया, देखिए अब मैंने वही कहा ना कि वो जो गंभीरता से नहीं लेने का समय आ गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और उसको लेके जो अपने देश के अंदर राजनीति होने लगती है, या मैंने अभी तक सुना नहीं कि ब्राजील के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर कोई इंटरनल राजनीति या इंटरनल उठापटक या खींचतान शुरू हो गई, ऐसे अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के बारे में और जिस तरह से कुछ पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस के बारे में इंडियन अपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेके जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है और उसको लेके वो ज्यादा हमें अपने आप को गंभीरता से देखने की जरूरत है कि अब शायद हमको डोनाल्ड ट्रंप जी के बयानों को लेके इतना ज्यादा उत्साहित या अति उत्साहित नहीं होना। बिल्कुल, जिस तरह से वो बयान में पलटते भी है और जिस तरह से बार बार वो टैक्टिक्स अपनाते हैं टैरिफ की धमकी देकर, और उस बाजार भी नहीं ले रहा है। अगर बाजार को अगर उस धमकी को सीरियसली लेना रहता तो बाजार पे असर भी होता। हम देख भी रहे इक्विटी मार्केट में उस तरह की कभी गिरावट भी नहीं आई उनके बयान से। थोड़े बहुत छोटे मोटे करेक्शन आते हैं
एफआईआईज की थोड़ी सेलिंग जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल बाजार भी सीरियस नहीं ले रहा है और सबसे ज्यादा इनसाइट्स इकोनॉमी को इंडिकेटर के तौर पर वहीं पर देखा जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस चर्चा में लोगों को सुझाव दिए, जागरूक किए, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ करने की जरूरत है और पूरा लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, कैसे पूरी दुनिया में पोलराइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। तो ये सब तमाम चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।